8 million people in an open jail. What happens once the curfew is lifted? 900,000 soldiers there. There will be a massacre. This is the time for world to act. The effects will go way beyond the borders of the subcontinent. If ever the Security Council has to move, it's now. Be absolutely frank, I am a bit disappointed. International community, why the response is lukewarm? People look upon India as a market of 1.2 billion people. All those who are looking at a big market, this can go very wrong. I believe that this is a much bigger issue than markets and economic interest. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई मैं हूं मेहर बुखारी। नाजरीन, तासुब की ऐनक उतार कर देखें तो शायद सब बुरा भी नहीं। वज़ीर आज़म को पर्ची के साथ पढ़ने का मशवरा देने वालों के लिए अर्ज़ है कि सिक्योरिटी रिस्क किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म को कहा जाए तो जुल्म है। माजी में मियाँ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, फिर तहरीक इंसाफ ने मियाँ साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, या फिर आज मुस्लिम लीग नून खान साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार दे। सरासर जुल्म है। भले साड़ी डिप्लोमेसी हो, बर्थडे डिप्लोमेसी हो, किसी ज़बानी कलामी मुलाकात से ज़्यादा पुरअसर हो, मगर गुज़िश्ता 2 दिनों में रिकॉर्ड 14 आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, एक हफ्ते में 70 से ज़ायद मीटिंग शेड्यूल और 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ताब काबिल तहसीन तो है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च किए जाने वाले सरबराह मुमलिकत आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान रहे। कोई वजह तो है। वज़ीर आज़म का ये सवाल उठाना कि 50 रोज़ से 80 लाख कश्मीरी कैद में हैं, क्या सिर्फ 8 अमरीकियों के साथ ये सलूक हो रहा होता तो बर्दाश्त किया जाता? जुर्रतमंदाना अमर तो है। आलमी बरादरी की ये खामोशी और इस्लामी दुनिया की ये बेहिसी महज तजारती फ़ायदे की वजह से है, हकीकत पसंदी तो है। बिना पर्ची के माजी के तल्ख हवालों की याद दहानी कि दहशत गर्दी का किसी मजहब रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। 9/11 से पहले 75% खुदकुश हमले तामिल टाइगर्स करते थे, लेकिन किसी ने भी हिंदू मजहब को दहशत गर्दी से नहीं जोड़ा। इससे कबल दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के फौजियों ने भी खुदकुश हमले किए। न्यूजीलैंड के मसाजिद के ऊपर हमले, उधर मुसलमानों का कत्ल, लेकिन क्या मजहब से ताल्लुक जोड़ा गया वहाँ? मंतक तो है नाजरीन। मसला ये नहीं कि हम सफारती जंग हार रहे हैं, मसला ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का है, जहां बतौर मुल्क हमारा कद बहुत छोटा है। अनफॉर्चुनेटली अमरीका की सालिसी और तुर्क सदर की कश्मीरियों की खुलकर हमायत के बावजूद वजीर आज़म बैनुल-अक़वामी दुनिया से मायूस हैं। आखिर क्यों? और इसके बावजूद कितना स्पेक्ट्रम, कितनी स्पेस, कितनी उम्मीद या होप बाकी रह जाता है? इसी हवाले से आज बात करेंगे। टुमारो इज़ द इंडीड, मगर सबसे पहले फ्रॉम न्यूयॉर्क वी हैव विद अस वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। फरमाइएगा, इवन आफ्टर दिस मीटिंग द सेकेंड हमने देखी है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, क्या वाकई अभी भी उम्मीद वाबस्ता रखना सालिसी की, मीडिएशन की डोनाल्ड ट्रंप से? इज़न्ट इट एग्जैजरेटेड एक्सपेक्टेशंस, लिटिल टू नो होप? अभी कहा जा रहा है कि ट्रंप की इस ऑफर से हमें अपनी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए। देखिए, हम कोई इतनी हमने तवक्को वाबस्ता नहीं की। हमने अपनी आमादगी का इजहार किया है कि अगर आप समझते हैं कि आप ये रोल प्ले कर सकते हैं, हमें एतराज नहीं है। आपके रोल में रुकावट इस वक्त भारत है, और आप देख रहे हैं कि भारत ने खित्ते की जो अमन है, इस्तेहकाम है, उसको दांव पर लगा दिया है। आप देख रहे हैं कि 50 दिन का कर्फ्यू वहां जारी है। आप देख रहे हैं कि वहां इंसानी हकूक का बड़ा संगीन मसला पैदा हो चुका है। वहां ग़िज़ाई क़िल्लत है, वहां लोगों को अद्वियात मुयस्सर नहीं है। जो डायलिसिस की ट्रीटमेंट के लोग हैं, उनकी कैजुअल्टीज की रिपोर्ट्स आ रही हैं। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में लोग दाखिल थे, उन्हें खाली करवा लिया गया है। लोगों की अस्पताल तक रसाई नहीं है। जो लोगों की अमवात हो रही हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहे। ये वो कश्मीरी जो हमें यहाँ मिले हैं, जिनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, और उनमें से एक शख्सियत ऐसी थी, डॉक्टर काजी उनका नाम है, जो 34 दिन कर्फ्यू में रहकर आए हैं। तो उन्होंने आंखों देखा हाल वजीर आजम से और मुझसे शेयर किया, और उन्होंने बताया कि मोहल्लों में क्लैशेस हो रहे हैं, रिपोर्ट नहीं हो रहा है। जगह जगह टोलियों में लोग निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, उनको दबा दिया जाता है। रात की तारीकी में छत के जरिए या खिड़कियां
तोड़कर लोग दाखिल होते हैं और नौजवानों को उठा के ले जाते हैं, और दूसरे दिन आप देखें तो पुलिस स्टेशन के सामने लंबी कतारें लगी हुई होती हैं वालिदैन की और अजीजो अकारिब की, मालूम करने के लिए कि उनके बच्चे कहाँ गए। और ये इंटिमिडेशन की जा रही है, खौफ फैलाया जा रहा है नौजवानों को तशद्दुद के जरिए। जो वहां लोग हैं वो चाहते हैं कि वो सहम जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इस हरकत से मुझे उन्होंने बताया कि रेज में, खास तौर पे यूथ के रेज में इजाफा होता चला जा रहा है। ये एक ऐसा है वोल्केनो है जो किसी वक्त फट सकता है। कुरैशी साहब, देयर इज नो नेगेटिंग दीज फैक्ट्स, इससे तो बिल्कुल इख्तिलाफ किसी को हो ही नहीं सकता, बट द फैक्ट रिमेंस कि वजीर आजम पाकिस्तान एक ग्लोबल सेंटर स्टेज के ऊपर बात कर रहे हैं ऑफ अ मैसेकर, ही इज टॉकिंग अबाउट जेनोसाइड, मगर एट द सेम टाइम आप फिर भी आप एक मायूस कुन एक रिएक्शन है, रद्द अमल है जो खुद वजीर आजम ने कहा, वो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से मायूस हुए हैं। देखिए मेहर, बात ये है, आपको ये ज़हन में रखना होगा कि उनका इस 2020 में इलेक्शन है, ट्रंप का। एब्सोल्युटली। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका ताल्लुक भारत से है, वसाइल वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े डोनर्स हैं, उनकी बड़ी डीप पॉकेट्स हैं, और लोगों को उन्हें भी अपने साथ चलाना होता है, अपने साथ रखना होता है। हम जब किसी से तवक्को करते हैं तो ये सारे अवामिल जो हैं आपने ज़हन में रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहा है। वो इस चीज से इनकार नहीं कर सकते जब एमनेस्टी इंटरनेशनल उनको रिपोर्ट करती है, जब ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट करती है, जो दीगर ह्यूमन राइट्स बॉडीज कहती हैं कि वहां एक जुल्म हो रहा है, तो वो उससे एक डेमोक्रेसी होने के नाते आंख चुरा नहीं सकते। जब सिविल सोसाइटी का प्रेशर पड़ रहा है, इस वक्त 35 लोग और हैं कांग्रेसमैन जिन्होंने खत लिख भेजा है, 35 ऑफ देम। पहले तो 4 सेनेटर्स ने लिखा था, अब 35 लिखा है। अब ये दिन ब दिन उनकी लेजिस्लेचर में, उनकी सेनेट में, उनके हाउस में ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। वेस्टर्न मीडिया मुसलसल उन पर तनकीद कर रहा है। एक स्टेज ऐसी आती है जो हुकूमतें मसलियतों का शिकार होती हैं, वो भी पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर तले आ जाती हैं। इंशाल्लाह ताला, एंड आई होप ऑल दिस अनफोल्ड्स दैट वे। मगर सर, भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान, 500 इन्फिल्ट्रेटर्स का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि अब ऐसा अटैक करेंगे जो हट के होगा। उसके बाद आज भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक बार फिर धमकी देना, 71 का कहना, जिस तरह पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो मैं मुतनब्बे कर रहा हूं, वो गलती फिर से ना करो। सो आई मीन दिस इज वॉर मॉन्गरिंग एट इट्स पीक। मगर ये भी हमें समझना होगा कि ये सिर्फ फकत रेटरिक नहीं है, दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स एन एस्केलेशन। सबसे पहले तो भारतीय आर्मी चीफ का ये ड्रामा है, ये नाटक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद किया है। ये बहुत सी आजकल फेक न्यूज का जमाना है, और आप देखते हैं ना कि फेक न्यूज भी चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम पहले दिन से कह रहे हैं, और मेरा पहला खत जो मैंने 1 अगस्त को लिखा था, और दूसरा खत जो 6 अगस्त को लिखा था, और तीसरा खत जो मैंने 28 अगस्त को लिखा था, और आने से पहले जो प्रेसिडेंट सिक्योरिटी काउंसिल को मैंने खत लिखा था, उस सब में इसका जिक्र है कि हिंदुस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इरादा रखता है। हिंदुस्तान इस वक्त इतनी तनकीद उनको सामना करना पड़ रहा है कि वो कोई ना कोई अटेंशन डाइवर्ट करता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया कि देखिए जी, पाकिस्तान को सुबकी हो गई और रेजोल्यूशन को वोट नहीं पड़े। भाई पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन मूव ही नहीं किया तो वोट कहां से पड़ने हैं? इस किस्म की फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है, और बदकिस्मती से हमारे कुछ लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते, हिंदुस्तान के नैरेटिव को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें इसको देखना चाहिए।
चाहे गलत बयानी हो या स्लिप ऑफ टंग हो, अगेन आपने डोमेस्टिकली आपने सुना है PMLN ने भी एक सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है, इम्प्लिकेटिंग आर इंस्टीट्यूशंस का जिक्र हो रहा है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कह दिया कि अलकायदा की ट्रेनिंग की ISI ने. द फैक्ट रिमेन्स कि सर देयर वाज नो अलकायदा ड्यूरिंग द अफगान वॉर विद द रशियंस. अलकायदा डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. तो आई मीन पोस्ट तोरा बोरा तो हमारा हमेशा स्टांस रहा है दैट वी हैव एलिमिनेटेड अलकायदा. इसको अमेरिका भी तस्लीम करता रहा है. सो व्हाट वुड यू लुक एट दिस एज ए स्लिप ऑफ टंग? आई मीन इट्स एंड ऑफ द डे इट इज इम्प्लिकेटिंग आवर ओन इंस्टीट्यूशंस. ये तो बड़ी खतरनाक बयान है. मिसकंस्ट्रू, देखिए वो भी मेहर बीबी मिसकंस्ट्रू किया गया है. वो एक तारीखी हवाला दे रहे थे कि उस जमाने में जब अमेरिका फंड कर रहा था, CIA वसाइल मुहैया कर रहे थे सोवियत यूनियन के इनखला के वक्त में, तो ये ट्रेनिंग हो रही थी. उस वक्त तो बिल्कुल अलकायदा की बात नहीं थी, तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया जाता है. कई दफा आप जानते हैं इंडियन मीडिया इस वक्त इतने दबाव में है कि वो जुमले पे करता है. मिसाल के तौर पर आप देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, पूरा मेरा छपा हुआ स्टेटमेंट है, हर जगह मैंने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का जिक्र किया. जब एक रिपोर्टर से जब मैंने बात कर रहा था तो मैं ऑक्यूपाइड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सका, तो इंडिया ने उसको पिक कर लिया और फिर कुछ हमारे नादान दोस्त हैं उन्होंने उसको और हवा दी. तो पहले आपने देखना होता है, पूरे तनाजर को देखना होता है. उसमें से एक जुमला और एक लफ्ज आप खींच लें तो आप उसको मिसकंस्ट्रू कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं. सर, मगर फॉरेन रिलेशंस में आपके मुल्क की जिधर बका रेपुटेशन सब एट स्टेक हो, में भी इतनी गुंजाइश होनी नहीं चाहिए फॉर दी स्लिप ऑफ टंग्स. बट मूविंग फॉरवर्ड, आई मीन इट सीम्स दैट इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग एज यू आर सेइंग. मगर तीसरी मुलाकात का भी आप कह चुके हैं ट्रंप और इमरान खान साहब के दरमियान. क्या मुतवक्किल है? व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ अ थर्ड मीटिंग? देखिए मेरा 3 इश्यूज हैं जो ज़ेरे बहस आए. नंबर 1 कश्मीर का मसला, और वजीर आज़म ने सदर ट्रंप से बड़ी वाशगाफ अल्फाज में कश्मीर की सूरत हाल जो कि उनकी नजर में है बयान की. उसमें कोई तकल्लुफ नहीं था, उसमें कोई सफारतकारी डिप्लोमेसी नहीं थी. दयानतदारी से जो हकीकत है उनके सामने रखी एक, और अपनी तशवीश का इजहार किया, और ये भी कहा कि मुझे एक कैटास्ट्रफी बनते हुए दिखाई दे रही है अगर आप खामोश रहते हैं, लाताल्लुक रहते हैं. दूसरा मसला जो उन्होंने उजागर किया वो है अफगानिस्तान का. उन्होंने कहा आपने हमसे तवक्कुआत वाबस्ता की थी, हम आपकी तवक्कु पर पूरा उतरे. आज आप मोतरिफ हैं, और वहां सेक्रेटरी पोम्पियो बैठे हुए थे, वहां उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठे हुए थे, पूरी उनकी टीम बैठी हुई थी, और सब ने मिन जुमला कहा हम पाकिस्तान के रोल से मुतमईन भी हैं और पाकिस्तान के मशहूर भी हैं. हम उनसे मुतमईन नहीं है ना, for pulling the plug on that बिल्कुल तय हो चुके थे. यहाँ तक तय हो चुके थे कि 13 तारीख को मुआहदे पर दस्तखत होने थे, 13 सितंबर को, और 23 तारीख को ओस्लो में मुलाकात होनी थी. अफगान इंट्रा अफगान डायलॉग का आगाज होना था. ठीक है, अब आखिरी स्टेज पर अगर ये तातुल आया तो उसमें पाकिस्तान जिम्मेदार उसका नहीं है. पाकिस्तान ने अपना पूरा किरदार अदा किया. पाकिस्तान आज भी कह रहा है इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है. पाकिस्तान आज भी कह रहा है कि इन डायलॉग को रिज्यूम होना चाहिए. और अगर आप समझते हैं, सदर अशरफ गनी समझते हैं कि वो इंतखाबात में जा सकते हैं और उनकी इंतखाबात की जीत से मसला हल हो जाएगा, तो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता. हमने दयानतदारी से, क्योंकि हम चाहते हैं अमन और इस्तेकाम हो, हमने बात की. तीसरा इशू जो हमने वहां उठाया वो मेयर बीबी था ईरान का. ईरान की सूरत हाल जो है वो उतनी ही पेचीदा है. इस वक्त कहा जा रहा है ये जो सऊदी ऑयल फैसिलिटीज हैं उन पर हमला हुआ ईरान से. अब ईरान कह रहा है कि ये हमने ऐसा नहीं किया. तो आज बहुत से ममालिक क्या कह रहे हैं कि देखिए उजरत मत कीजिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कीजिए.
ये ना हो जैसे माजी में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक पे चढ़ाई हो गई थी और निकला कुछ नहीं था। तो ये एक खित्ते में एक नई जंग, एक नया फसाद जो है ये बहुत खतरनाक होगा और पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा ऐसा हो। एक तरफ हमारी मशरकी सरहद पे हमें चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ मगरबी सरहद पे हमने ताउन किया और वो बात अभी हवा में लटक रही है और फिर तीसरा ईरान के साथ फ्रंट खुल जाता है। ये हम हरगिज नहीं चाहेंगे और हमने सऊदी अरब में भी ये बात की और हमने अमेरिका से भी ये बात की। अब यहाँ मुख्तलिफ किस्म की लॉबीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की सोचें हैं। हम चाहते हैं मामला गुफ्तो शुनीद से, सफारतकारी से हल हो। चुनाचे हमें कहा गया और कल हमने सदर रूहानी से और उनके जो वजीर खारजा हैं जवाद जरीफ साहब से, वजीर आजम ने और हमने मुलाकात की। हमने सारा उनका नुक्ता नजर सुना, उनका नुक्ता नजर समझा और अमेरिका का सुना और हमने उन तक पहुंचाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि मामलात न बिगड़े। अब ये 3 इश्यूज हैं जिस पर पाकिस्तान बड़ा वाज़े अपना किरदार अदा कर रहा है इस अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में। ओके सर, वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चौधरी मंजूर साहब को भी खुशामदीद कहेंगे, हमारे साथ मौजूद है बासी साहब को भी। आर वी रियली सीरियस अबाउट प्लेइंग अ रोल? क्या बाकी हम एक किरदार अदा कर सकते हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान? ये भी ऑफर की गई है, इसके ऊपर भी मैं आपसे मजीद डिटेल्स चाहूंगी। एंड ऑल्सो सर, ये पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया, काबीना में रद्दो बदल के भी कुछ खबरें आ रही हैं। आपके हवाले से भी कुछ अहम खबरें एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं चौधरी मंजूर साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब को। अगर आप इजाजत दे तो मैं कुरैशी साहब के साथ खत्म कर लूं। बात हो रही थी, कुरैशी साहब फरमाइएगा, आर वी रियली सीरियस? क्या हम बाकी किरदार अदा कर सकते हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एज ए मीडिएटर? हम कोशिश कर रहे हैं। यस, देखिए मेहर हम तो कोशिश कर सकते हैं ना। हम नहीं चाहते, हम भी समझते हैं कि यमन की लड़ाई जो है वो भी तो मतलब मुसलसल जारी है और उससे हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा, उसका भी कोई हल निकालना होगा। हमने ऑफर किया था, अब उसमें अगर दीगर हमें जो हमारे दोस्त हैं इजाजत देंगे तो हम रोल प्ले करेंगे। यहाँ जो अब सूरत हाल है, अमेरिका ने हमें कहा कि बिल्कुल आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो करें। सऊदी अरब से हमने इजाजत ली, अमेरिका से इजाजत दी, तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारा काम है कोशिश करना। हम आजाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, हम उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। अभी आप नहीं हो तो हम आपसे चाहेंगे, उम्मीद रखेंगे कि आप छक्के ही मारें उधर, ना करें विकेट कीपिंग और ना करें अभी फील्डिंग। चौधरी साहब आपके पास आती हूँ। आपने सुना, कहते तरजीहात दुरुस्त कर ले पार्लियामान अपनी, ऑपोजिशन अपनी, तो फिर काम आगे बढ़ सकता है। मगर सर आपने देखा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू, मैंने इब्तिदाई में भी ये बात की, ओवरऑल अगर इस विजिट को देखा जाए तो एक जबरदस्त किस्म का इंपैक्ट है इमरान खान साहब का। ही इज बीइंग सर्च्ड ग्लोबली एज वन ऑफ द, ट्रंप के बाद ही इज बीइंग सर्च्ड सबसे ज्यादा ऑन द इंटरनेट एज अ लीडर, एज अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। खबरें जो निकल रही हैं, द थिंग्स ही इज सेइंग, हेट स्पीच के सेमिनार में जो उनकी बातें थी, थिंक टैंक्स में जो उनकी गुफ्तगू रही है, इट इज बीन रियली गुड। एज ऑपोजिशन आपको आज फख्र है कि इस मुल्क को जो एटलीस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो ही इज एलोक्वेंट, हमारा केस अच्छी तरह पेश कर रहा है? डू यू हैव योर रिजर्वेशंस? मेहर, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम चीज़ों को उसके पर्सपेक्टिव में लेते हैं, आप चीज़ों को अलहदा करके नहीं देखते। हाँ, सर्च हुए हैं किस स्टेटमेंट पे? अलकायदा वाली स्टेटमेंट पे। अब एक और ख़तरनाक बात कर दी उन्होंने। You're assuming that? जी, आप अस्यूम कर रहे हैं अलकायदा? बिकॉज ये तो अभी तक नहीं, तो नहीं, गूगल एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च हो रही हैं। उनकी गलतियां जो हैं वो गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं। कल उन्होंने फिर एक नई बात कह दी। क्या कह दी? कि ये मोदी जो हैं, ये जब तक 370 बहाल नहीं करेंगे तब तक इनसे कोई बातचीत नहीं होगी। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है। हम तस्लीम ही नहीं करते। आई नो, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो बनने की कोशिश ना करें और मेहरबानी करें, इनके हाथ में पर्चियां ही पकड़ा दें।
चलो कम अज कम इन्हें ये तो पता हो कि कौन सी पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है और कौन सी पोजीशन नहीं है। आप अगर ऐसे फोरम्स पे जाकर, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर ऐसी बातें करेंगे जो उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट बन जाए, तो उससे क्या हासिल है? पहले आप रिसीव कर रहे हैं। मुझे डर पता है मैर क्या है, जब ये हम उधर जंग हार रहे थे ना, उधर मशरकी पाकिस्तान में, तो यहाँ पे मुस्तफ़ा ज़ैदी और शहनाज गुल की कहानियां छाप रहे थे अखबार। हम फिर इंटरनेशनली चीजें हार रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि अब आप करके देखें। उन्होंने कर दिया जो करना था इंडिया में, अब क्या करेंगे वो? उन्होंने आधी शहर काट दी हमारी। मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि हजम करना पड़ेगा पाकिस्तान को। आपकी वाली बात कि कर लिया जो करना था, अब हजम करना पड़ेगा। अब देखें ना, वही बात मैं कह रहा हूं, वही बात मैं कह रहा हूं कि देखें, अगर बंदे की आधी शहर कट जाए और जिस्म तड़पे भी ना, तो उसको क्या कहा जाए? सर, दुनिया के अंदर हम ये थिंग्स आर, ये चीजें एस्केलेट कर रही हैं टुवर्ड्स अ वॉर। नहीं, फिर वो दूसरी तरफ आप जाते हैं जब आप मायूस होते हैं दुनिया से। मैं क्या अखज़ करूं आपकी बातों से? मैं देखे ना, मसला ये है कि हमने जो एफर्ट करनी चाहिए थे वो नहीं की। मसलन हम किसी मुल्क में नहीं गए, कहीं डेलीगेशन नहीं भेजा, ब्रसल्स को टच नहीं किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमने कहा हमें 58 ममालिक की हिमायत हासिल है, हमसे 16 नहीं निकले जो वहां पर रेजोल्यूशन सबमिट कर सकें। उन्होंने 1,80,000 फौज भेजी, हम बैठे रहे। अजीत दोवल आया कश्मीर के अंदर, हम बैठे रहे। हमने कुछ नहीं किया, किसी एक जगह को जाकर टच नहीं किया। ओआईसी की खारजा सरबराह ममलकत को तो छोड़े, खारजा उमूर के पिछले 47 डेज में किसी एक सरबराह ममलकत को नहीं मिल सके। हमारे वजीर खारजा भी और वजीर आजम भी सिर्फ ये जाते हुए शहजादे को मिले हैं। शहजादा सरबराह ममलकत नहीं है सऊदी अरब का। तो क्या कहा जाए? अच्छा, क्या कहा जाए? हम ये कह रहे हैं, एक मिनट मैं उधर आ रहा हूं जो आपका सवाल। हम ये कह रहे हैं कि जब आप मायूस हो रहे हैं, जब आप एक हिजानी कैफियत में जाते हैं, तो फिर दुनिया को ये कहते हैं कि हम एक खुदकुश जैकेट पहन के खड़े हुए हैं, हमारी बात मानो वरना हम फट जाएंगे। ये कौन सा तरीका है? आप एक इंतहा से दूसरी इंतहा पे चले जाते हैं। जो एक्चुअल बीच में करने वाला काम था वो हमने किया नहीं। मोदी की जीतने की दुआएं मांग रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठीक परसीव किया। एन ने और इमरान खान और पीटीआई ने मोदी को, दोनों जमातों ने गलत परसीव किया। हमारी कभी 30 ईयर लीडरशिप भी नहीं जाकर मोदी से मिली, क्योंकि हम उसको जानते चौधरी साहब, आप भी समझते हैं इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है? नहीं, मैं ये किसी को भी सिक्योरिटी रिस्क कहने के लिए तैयार नहीं। ये होता है मंजावा सियासतदान। मेरा उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, मेरा उनसे इख्तिलाफ हो सकता है। मैं किसी को सिक्योरिटी रिस्क कहने के लिए, ना गद्दार कहने के लिए तैयार हूं, ना काफिर कहने के लिए तैयार हूं, ना मैं किसी को सिक्योरिटी रिस्क कहने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, हमने बड़ा सफर किया माजी में, हम अभी भी इससे नहीं सीखे। आप लोग माजी में, सदाकत अली अब्बासी साहब क्या कहते थे नवाज शरीफ को, एक दफा मुलाहिजा कर लीजिए। फायद रहने का हक खो चुके हैं। लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। वो अपनी बिजनेस को बचाते मुल्क के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर। अब आपके साथ क्या हो रहा है दिखाइए। ये वो बयान है कि जो एक दिन पहले मोदी ने ह्यूस्टन में दिया था। आपने पाकिस्तान के दुश्मनों को एक ऐसा ईंधन फराहम किया है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। अब तो ये इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनते जा रहे हैं। ये अब चलते फिरते पाकिस्तान पे FIR है। What comes around goes around। अब्बासी साहब, एक ब्रेक लूंगी, उसके बाद आप बताएंगे कि अब हाउ डू यू डील विद दिस। ये क्यों वो काम करते हैं जो खुद भुगतने पड़ते हैं बाद में, क्यों नहीं सीखते? एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। अब्बासी साहब, फरमाइएगा कि सिक्योरिटी रिस्क पहले कहते थे, आज खुद भुगतना पड़ रहा है। देखिए, कुछ सियासी स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे ये तो कहते कि इन्होंने नवाज शरीफ को कभी नहीं कहा। हमें याद है बिलावल साहब अभी कुछ अर्सा पहले के मोदी का जो यार है गद्दार है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। हमारे भी आपने हमारे लीडर की नहीं सुनाई, आपने शायद नहीं मुला साहब का बयान सुनाया। तो किसी एक्सट्रीम, जब इमरान खान ने भी कहा है सर, नवाज शरीफ साहब जब डॉन लीक्स हुआ था, हाँ। उस वक्त पाकिस्तानी सारे इदारे हरकत में आ गए थे, एक पॉलिटिकल बात थी।
باقی عمران خان نے جو باتیں کی پہلی دفعہ اچھا ڈان اللہ کا شکر، سر ایک سیکنڈ، بینڈ آرگنائزیشنز کے اوپر سرپرستی کی کوئی اندر کی بات نکل آئے تو وہ غداری ہو جاتی ہے اور سیکیورٹی رسک بن جاتا ہے وزیر اعظم. آپ لوگوں کی القاعدہ کو نتھی کر دیں ٹریننگ سے، جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے رشین وار میں، ان دا افغان وار اگینسٹ رشینز، وہ سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے. اچھا آپ سنیں نا، کیونکہ ڈان لیگز والا معاملہ ڈان لیگ پہ بیٹھ کے تو میں ڈان ٹی وی پہ بیٹھ کے تو میں نہیں کر سکتا. وہ لیگز تھی نہیں سر، دس واز آل میڈنس. میں اسی آپ کا جواب دے رہا ہوں کہ پہلے تو پاکستانی قوم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ لیڈر دیا جس کو دنیا دیکھنا چاہتی ہے، سننا چاہتی ہے، گوگل کرنا چاہتی ہے، گوگل کرنا چاہتی ہے. جہاں جاتا ہے جیسے شاید پہ مکھیاں آتی ہیں نا، ایسے آتے ہیں. ایسے بندے کے منہ سے اگر اچھی بات نکلے گی تو دنیا میں اس کا اثر ہوگا. جہاں تو لوگوں کے ہاتھ کامتے تھے. وہ تو ایک میٹنگ کے منٹس تھے جس پہ خبر بنی، ادھر تو اوپنلی سلپ آف ٹنگز ہو رہی ہے جس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بٹ ادر دین دیٹ یہی بات ہم بھی نہیں کہتے کہ آپ سیکورٹی اگر ہلری کلنٹن کہتی ہیں اور آپ کا کوئی دبنگ لیڈر سینہ تان کے امریکہ میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ آج جس مصیبت میں ہم ہیں آپ کی وجہ سے ہیں، ہم نے آپ کی جنگیں لڑی، پہلے ایک نیریٹو پہ، پھر آپ نے یو ٹرن لیا اور ہم نے نیریٹو چینج کیا. دیٹ از وائی وی فیلڈ اینڈ دیٹ از ہاؤ وی فیلڈ. انہوں نے کہا کہ یہ فنڈ آپ نے کیا تھا. بات سمجھ گئی، بات جو آپ بول رہی ہیں نا سیکیورٹی القاعدہ کی بجائے مجاہدین کا ورڈ تھا. میرے بھائی بات سن لیجیے. ڈو یو ریگریٹ سیکیورٹی رسک کہنا نواز شریف کو؟ کیونکہ ٹوڈے یور لیڈر از بینگ کالڈ اے سیکیورٹی رسک. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب؟ میرا خیال ہے کہ جو آج اگر میں سیاسی بات کروں نا، جو الزام نواز شریف صاحب پہ تھا عمران خان صاحب پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دو سوال ہیں سر. بار بار یہ کہا جاتا ہے بلاول صاحب کی جانب سے بھی، آپ کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی جانب سے بھی، کہ بلاول صاحب نے تو کہا نا مورلی تو بالکل سپورٹ کرتے ہیں مولانا صاحب، پولیٹیکلی بھی سپورٹ کریں گے، پولیٹیکلی بھی سپورٹ کریں گے. اور کل تک تو 1 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی دے دی کہ نکالو، جانا ہے اس حکومت نے. سو دو سوال یہ سر کہ اگر اہداف ایک ہیں، دونوں کا ہدف ایک ہے کہ بھئی جانا ہے اس حکومت نے، تو پھر ساتھ کیوں نہیں دے رہے جب وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کو یقین دہانی کرا دیں؟ یعنی کہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ پولیٹیکلی اب آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے مولانا صاحب. دوسرا، آپ نظام کر رہے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ نکالنے کی تحریک نکالیں گے اور اس کے اندر وہ گنجائش اور سپیس نہیں نکلے گی جس سے نظام خطرے میں آ جائے؟ میں چونکہ بنیادی طور پر تحریکوں کا طالب علم ہوں، میں نے دنیا کی بہت ساری بڑی تحریکیں پڑھی ہیں. دیکھیں، تحریک جو موومنٹ ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم جب سوال کرتے ہیں، پہلے تو جو کمیٹی بنی تھی ہماری ریبر کمیٹی، اس نے ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں کی، مولانا صاحب نے خود کر لی، چلو احترام ہے ان کا. دوسری بات، آگے اسٹریٹجی کیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. دھرنا ہو گیا، اگلے دن کیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. سو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ نہ اسٹریٹجی کا پتہ ہے، نہ طریقہ کار کا پتہ ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے. مثلا میں نے کاشف صاحب کے پروگرام میں ابھی 3 چیزیں کہی ہیں، اس کے 3 نتائج نکل سکتے ہیں. چوتھا بھی شاید ہو، مجھے نہ پتا ہو. استعفیٰ ہو سکتا ہے، خون ریزی ہو سکتی ہے، اور ناکام ہو سکتا ہے دھرنا. ان تینوں کے پھر علیحدہ علیحدہ جو نتائج ہیں وہ نکل سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم جب یہ پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمارا تحریک، ہم بھی تحریک میں ہیں. ناکامی سے مراد کیا ہے؟ بس گھر چلے جائیں گے؟ نہیں، مطلب دھرنا ناکام آپشنز کے درمیان بھی ایک بہت بڑی گنجائش، ایک سسٹم کو خطرہ ملتا ہے، ایک مارشل لاء کی صورت ہے. اینڈ وی آر ناٹ ایلین ٹو دیٹ کانسیپٹ. وہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی خون ریزی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تو آپ نتیجے پہ چلے گی نا، آپ نتیجے پہ چلے گی. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی تحریک میں ہیں. یہ 2 ہفتے اگلے 1 سے بلاول صاحب سندھ میں جلسے کر رہے ہیں مسلسل. تیسرے ہفتے کشمیر چلے جائیں گے، چوتھے ہفتے ساؤتھ پنجاب، اور پھر پورا نومبر 30 نومبر کو ہم یوم تاسیس تک سینٹرل پنجاب کے اندر مین جلسے کریں گے. سو ہم جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، ریلیز کریں گے. ہم اس حکومت کو سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں کوئی ڈیلیور نہیں کر پائی، یہ اپنے گھر میں جو مرضی کہتے ہیں. مجھے اب ان کا انپوٹ لینے دیں. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی سیونگ گریس ہو سکتی ہے جو جس طرح ایک ویک اپوزیشن نے ماضی میں بھی حکومتیں بچا لیں، اگر یہ اپوزیشن نہیں اپنی چیزیں درست کرتی. ان کا ایجنڈا ہی صرف اتنا ہے پریشرائز کرنا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانی ابھی انہوں نے کی سینٹ الیکشن میں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے 60 کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد 54 باقی بچتے ہیں اور باقی وہ. تو یہ ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. دوسری بات ہے کوئی ان کی آئیڈیالوجی ایک نہیں ہے. یہ صرف مولانا کو پتہ ہے کہ اگر میں نکلتا ہوں پیچھے سے نواز شریف ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو پتہ ہے یہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے. ان دونوں کو خطرہ ہے کہ مولانا ڈیل کر کے کوئی نکل جائیں گے. یہ ماضی میں ان سب نے، انہوں نے این آر او کیا،
نواز شریف نے ڈیلیں کی اور مولانا 73 کے آئین کے تناظر میں ہر ظلم ناانصافی کے خلاف بولے اور ہر حکمران کے ساتھ رہے. ہمارے لیے ہم کوئی ڈیل نہیں کرنے والے, ہم کوئی ڈیل نہیں کرنے والے. سر ماضی میں این آر او جو آپ کوئی این آر او کیا تھا, این آر او قتل ہوئی, بی بی آ کے قتل ہوئی. اسی طرح میاں صاحب بھی کہتے ہیں میرا کوئی بی بی شہید ہوئی, بی بی شہید ہوئی. ہم نے آج تشنگی رہ گئی ہے, معذرت. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.